हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के मॉर्निंग शिफ्ट के ग्रामीण विकास के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। सामान्य जानकारी के प्रश्न को हम पहले देख चुके हैं, तो आज हम ग्रामीण विकास संबंधित जानकारी को देखेंगे और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न अगर दोहराए जाते हैं तो भी आपको लाभ होगा इसका, और अगर इस तरह के प्रश्नों को समझ लेंगे तो आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ये आइडिया हमें मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी दोनों शुरू किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपये प्रदान किया गया, यानी कि ये उस समय का करंट का प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए जारी किए गए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 685 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2014 में जारी किए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इस मिशन का समय कितना था? तो इसका समय था, यानी प्रथम चरण का 2014 से 2019, यानी कि इन 5 वर्षों में 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे ग्रामीण भारतीय क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करना था, यानी कि ODF घोषित करना था। और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें आगे किया जाना बाकी, इसलिए भारत सरकार द्वारा इसके दूसरे चरण को शुरू किया गया है। दूसरा चरण कब से शुरू हुआ, इसका क्या समय है, आपसे पूछा जाएगा आगे। इसका समय है 2020-21 से 2024-25। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के कार्यकाल क्या है, तो 2020-21 से 2024-25 याद रखेंगे आप इसको। ये 2014 में ही शुरू किया गया था ये मिशन जो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया जनगणना से। जनगणना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है, यानी जनसंख्या घनत्व पूछा गया उत्तर प्रदेश का। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है भारत का। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, पहला स्थान इसी का है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो स्वाभाविक है कि जनघनत्व तो ज़्यादा होगा, लेकिन जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार जनघनत्व क्या है? 829। 2011 में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, और ये पूरे जनघनत्व की दृष्टि से जो है चौथे स्थान पर है। ठीक है, और अगर सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वो है बिहार। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व है इस समय, कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं कि जनघनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या की बात की जाती है, तो 1106 व्यक्ति बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में कितना है? 829। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले की बात कर ले हम, आपसे अगला चरण ये भी पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? वो है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद का जनघनत्व कितना है? गाजियाबाद का जनघनत्व है आपका 3971। इसका सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद है। इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे वाराणसी। ठीक है, वाराणसी है। तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे लखनऊ है। यानी अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए इसका, तो क्या क्रम होगा? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। ठीक है, ये कोड आप याद रखेंगे, GVL, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
के अंतर्गत 2022 तक सभी को जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर से मात्र 50 मीटर की दूरी तक ही जल की व्यवस्था की जानी है। और ये यही पूछा कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा 2022 तक। तो इसका क्या लक्ष्य है? तो इसका सही जवाब है 70 लीटर, यानी कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति को, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को जो है 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा, स्वच्छ पानी। और इसकी अगर उसके घर में हो रहा है तो अच्छी बात है व्यवस्था, लेकिन 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लक्ष्य बनाया गया है ताकि महिलाओं को दूर से पानी न भरना पड़े। और इसके अंतर्गत आप एक बात और जान लें कि इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था। तो स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम जो है 2009 में शुरू किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है वर्तमान सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2022 तक जो है सभी को पेयजल स्वच्छ उपलब्ध कराना है, ठीक है। और इसमें केंद्र और राज्यों का अनुपात क्या होगा? केंद्र और राज्य का जो अनुपात है खर्च का वो 50-50 का है, ठीक है। 50% के अनुपात में राज्य सरकार और केंद्र सरकारें जो हैं जल की उपलब्धता कराने के लिए खर्च करेंगी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप कि क्या उत्तर इसका होगा, यानी कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति है, ये प्रति परिवार नहीं है, प्रति व्यक्ति का जल उपलब्ध कराना है। ये प्रति परिवार नहीं है, प्रति व्यक्ति है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखें क्या है। पूछ रहा उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, यानी कि मंडल कितने हैं। आप जानते हैं 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल हैं, 17 जो है नगर निगम है, ठीक है, 17 नगर निगम हैं। क्लियर है? इसके बाद आर्थिक संभाग अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने आर्थिक संभाग में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है तो वो कितना है आर्थिक संभाग? आर्थिक संभाग जो है 4 है। कौन कौन है? एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, फिर उसके बाद एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है और एक मध्यवर्ती, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, ठीक है। और नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। कुल ग्राम कितने हैं, ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि कुल उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम हैं तो 1,06,774 ग्राम हैं इस समय, ठीक है। इतने जो है ग्राम हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा है सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, यानी कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो इसमें फसल के अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर तो वृक्षारोपण किया जाएगा, रेल पटरियों पर किया जाएगा, निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों के, लेकिन नगरीय औद्योगिक संपदाओं में जो है वृक्षों का वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा, क्योंकि नगरीय औद्योगिक संपदा मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की है तो वहाँ पे वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। लेकिन फसल के लिए जो अनुपयुक्त यानी कि जो अनुपयुक्त भूमि है, अनुर्वर भूमि, वहाँ पे लगाया जाएगा। सड़कों रेल पटरियों के साथ साथ देख ही रहे आप हर जगह, हर सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे लगाया जा रहा है। निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में लगाया ही जा रहा है, यानी कि नगरीय औद्योगिक संपदाओं के, यानी जो नगरीय कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उनके भीतर वृक्षारोपण की बात सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं की गई है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष MGNREGA, ठीक है, यानी कि मनरेगा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश, यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि कब शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। तो ये 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया कुल 130 जिलों में। पहले शुरुआत में केवल 130 जिलों में ही शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से
सभी देश के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया। तो शुरुआत में 130 जिलों में शुरू किया गया था प्रयोग के तौर पे, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया। तो जैसे कुछ राज्यों ने अलग अलग क्रम में शुरू किया था, तो उससे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो है 2008 में ही शुरू कर दिया, 2006 में ही शुरू कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। उसी समय जब लागू हुआ था, जब केंद्र में लागू, तो यहाँ पे 2006 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2006। और आप जानते हैं शुरू में इसका नाम क्या था? नरेगा था, एमजी नहीं लगा था उसमें। एमजी कब लगा, यानी महात्मा गांधी कब लगा? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गाइड कार्यक्रम कब पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण किया गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ के। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में आप जानते हैं कि जनसंख्या में पहला स्थान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। क्या है? चौथा स्थान है इसका। ठीक है, चौथा स्थान है। अभी आपने देखा जनघनत्व की दृष्टि से भी चौथा स्थान था उत्तर प्रदेश का। तो जनघनत्व की दृष्टि से, सॉरी, हमने जो पिछले प्रश्न में हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि पूछा गया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कितना है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। और हमने थोड़ा क्षमा चाहेंगे, गलती से हमने चौथा स्थान बोल दिया था, लेकिन जन घनत्व की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, पूरे राज्य में 9वां स्थान है। ठीक है, जन घनत्व की दृष्टि से 9वां स्थान है। और यहाँ पे क्षेत्रफल की जब बात हम कर रहे हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और अगर इसको प्रतिशत में पूछ लिया जाए कि भारत के कुल कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में अगर हम पूछ लिया तो इसको आप देखेंगे 7.33% जो है टोटल भूमि जो है उत्तर प्रदेश के पास है। पूरे देश की 7.33% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। इस दृष्टि से इसका चौथा स्थान है। और अगर आपसे डायरेक्ट उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 9वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे आप। और उत्तर प्रदेश से अधिक कौन कौन है? जो 3 अन्य राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान, तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप जानेंगे, ये भी जान लीजिए, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से जनसंख्या में अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1997 से 2002। ठीक है, पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए, यानी बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पावर्टी लाइन जो है, बिलो पावर्टी लाइन कितनी थी, कितने हज़ार से मानक माना गया था? तो उस समय उत्तर क्या था? उसका सही उत्तर क्या है? 20,000। यानी 20,000 रुपये की आय वाले व्यक्ति को बीपीएल लाइन से नीचे माना जाता था, और 20,000 से ऊपर वाले व्यक्ति को बीपीएल से ऊपर माना जाता था। ठीक है, क्लियर है? ये पूछ रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय। वर्तमान में कुल पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कब तक? 2012 से 17 तक। ठीक है, और अब जो है आप जानते हैं कि अब जो है नीति आयोग आ गया है इसकी जगह पे। तो नीति आयोग का कार्यकाल क्या है? नीति आयोग कब स्थापित किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है 1 जनवरी 2015।
यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है। इसके योजना आयोग को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है, जानते हैं आप? अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री ही थे। चलिए, पूछ रहा है रेल इंजन संयंत्र, ठीक है। रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में रेल इंजन संयंत्र जो है आपका मुगलसराय क्षेत्र में है, ठीक है। मुगलसराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र है। और आप जानते हैं कि जो DLW वाराणसी है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे ये कई बार पूछा गया है कि यहाँ पे किस तरह के इंजन बनाए जाते हैं। तो शुरू में पहले जो है डीजल इंजन बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में डीजल प्लस विद्युत दोनों प्रकार के इंजन जो हैं अब DLW वाराणसी में बनाए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि रेल इंजन संयंत्र कहाँ है, तो आप बताएंगे मुगलसराय क्षेत्र में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्षेत्र की बात कर रहा है ना। अगर केवल पूछता आपसे कि कहाँ है, वाराणसी में है कि इलाहाबाद में कहाँ है, तो आपका यहाँ पे उत्तर जो है वाराणसी होता। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में है, तो मुगलसराय क्षेत्र के अंतर्गत ही वाराणसी आएगा, तो मुगलसराय क्षेत्र होगा। एक रायबरेली में आप जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। रायबरेली में ये कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है भारत सरकार द्वारा, कोच फैक्ट्री। और ये भारत की तीसरी कोच फैक्ट्री है, ठीक है। ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश भू राज्य अभियंत्रण, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है 1945 में पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया गया था? तो 1945 में। राजमार्ग भू नियंत्रण, जो राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके अंतर्गत जो भूमि है उसका नियंत्रण करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। और अगर हम बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, तो इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 11,737 किलोमीटर जो है कुल टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेशनल हाईवे 11,737 किलोमीटर हैं। और अगर राज्य राजमार्ग की बात कर लें, केंद्रीय राष्ट्रीय नहीं, राज्य राजमार्ग, तो इसकी लंबाई कितनी है? राज्य राजमार्ग की लंबाई जो है आपकी 6859 किलोमीटर है, ठीक है। और नेशनल हाईवे कितनी थी? तो 11,737 किलोमीटर। क्लियर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की दृष्टि से यानी कि उसकी कितनी लंबाई किस राज्य क्षेत्र में, किस राज्य में पड़ रही है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद, यानी महाराष्ट्र में सर्वाधिक नेशनल हाईवे हैं, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये जो है आंकड़ा आप याद रखेंगे। एक नया आंकड़ा और आपको बता दें कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो वर्तमान में 44 है। पहले क्या था? नेशनल हाईवे पहले 7 था, लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। क्लियर है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत परिशुद्धता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता की धनराशि क्या है? तो इसकी अधिकतम धनराशि जो है 25% और 7500 रुपये। ये जब योजना शुरू की गई थी अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, तो उस समय की ये आंकड़ा है। तो 25% और 75%, 25% और 7500 रुपये, जो भी इसमें अधिक हो वो जो है सब्सिडी धनराशि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है?
तो वर्तमान में जो है 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि ये 7500 की जगह क्या किया गया, 25% और 50,000 रुपये। ठीक है, यानी 25% 50,000 रुपये, 25% या कुल इकाई का 25% या 50,000 रुपये जो भी अधिक हो वो दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पे, सहायता राशि के तौर पे। क्लियर है। अब जो अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो इसको आप बताएंगे 25% और 50,000 रुपये। ठीक। यह योजना कब शुरू की गई थी, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो है 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके में शामिल होने के लिए उम्र क्या है, 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए उम्र, और 2004 में योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इस योजना का नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में इस योजना का नाम अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की जगह लिख दिया गया है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। विशेष रोजगार योजना की जगह पे बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। और राशि कितनी कर दी गई है, 50,000 रुपये। क्लियर है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान, यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखने की जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर यानी कितनी कब कब की जानी चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दैनिक, यानी कि प्रतिदिन इसकी जांच होनी चाहिए कि सही से साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो यह योजना कब शुरू की गई थी, यह योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिड डे मील योजना कब शुरू की गई, तो 15 अगस्त 1995। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप जानते हैं तो बहुत सही प्रश्न है और सही जवाब इसका क्या होगा, 33%। यानी कि महिलाओं को 33% का आरक्षण जो है स्थानीय निकाय में दिया गया है, ग्राम पंचायत में। ठीक है। और इसकी हम बात कर लें तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उससे पहले अनावश्यक मतलब कि राज्यों के ऊपर निर्भर था कौन लागू करे कौन नहीं करे, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके बाद अनुच्छेद में, संविधान में कौन सा अनुच्छेद, भाग कौन सा जोड़ा गया, भाग 9। अनुच्छेद कौन सा, 243 से 243 ये अनुच्छेद जोड़े गए और भाग 9 जोड़ा गया, पंचायतों की व्यवस्था की गई। ठीक है। तो इसके तहत महिलाओं का आरक्षण कितना दिया गया, 33%। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोषवाणी नाम का जो है वेबसाइट तैयार की गई है ताकि वित्तीय देखरेख और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता बरती जा सके। ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश कोषागार निदेशालय। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी अगर आपसे पूछ लिया तो आप बताएंगे 1965 में। यानी कि उत्तर प्रदेश कोषागार निदेशालय की स्थापना 1965 में की गई थी और कोषवाणी जो है वेबसाइट तैयार की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा में कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो आप जानते हैं कि हमने पूरा पढ़ लिया है कि कितने बीघे में कितने हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा, ये सब हमने पढ़ा था। तो उस समय हमने क्या पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, 4 पक्का बीघा। ठीक है।
1 हेक्टेयर में 4 पक्का बीघा होता है, 12 जो है कच्चा बीघा होता है। तो अगर इसको हम बदलेंगे कि तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होगा, लगभग 4 होता है, 3.95 कुछ होता है। तो अगर हम इसको बीघे को हेक्टेयर में बदलें तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2529 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, लेकिन 1 बीघा में कितना हेक्टेयर होगा, तो 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है। और इसको अगर हम वर्ग मीटर की बात कर लें, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये भी आप जानते हैं, हमने उसमें पैमाने के वाले वीडियो में पढ़ा था, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो इसको अगर हम इसको बीघा में अगर हम देख लें तो एक बीघा में कितना वर्ग मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2529.3 वर्ग मीटर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, मणिपुर का क्या है, मणिपुरी है। उसी तरह से कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। इसका उद्भव जो है उत्तर प्रदेश में के मंदिरों में ही हुआ था। और ये घूमर, ये राजस्थान का है, ये आप जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्या पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो ये जो है आपका लगाएंगे कथक। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, घूमर राजस्थान का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जमाबंदी, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो जमाबंदी जो है एक प्रकार का भू अधिकारों का प्रलेख होता है। ठीक है, इसमें भूमि स्वामित्व का जो है विवरण होता है, किसान के पूरे भूमि स्वामित्व का विवरण होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी कि स्वामित्व का अधिकार पत्र होता है ये जमाबंदी। इसमें खेत के स्वामित्व संबंधी विवरण होते हैं, प्रविष्टियां सम्मिलित होती हैं। और वर्तमान में इसको जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है सभी किसानों को। ठीक है, कोई भी किसान अपने जमाबंदी को जो है ऑनलाइन देख सकता है, अपने मोबाइल से भी दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का पूर्ण रूप है ये SGSY। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी, यह योजना जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा, अप्रैल 1999 में पूछी गई थी। ठीक है, अप्रैल 1999 में यह योजना शुरू की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य क्या था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज यानी कि गांव के लोगों को स्वरोजगार की बात की जाए थी। इसमें जो है गांव के लोगों को स्वरोजगार देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी 1999 में। ठीक है, और इसमें केंद्र राज्य का अनुपात क्या था, तो 75 और 25 का अनुपात था। अब वर्तमान में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो वर्तमान में जो योजना चल रही है इसके स्थान पे वह योजना है दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इतना बड़ा नाम कर दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा नाम किस लिए है, तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को भी इसी में शामिल कर दिया गया, इसलिए इसका नाम बड़ा हो गया। तो अब वर्तमान में इसका क्या नाम है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसका नाम दिया गया है वर्तमान में। ठीक है,
और अंग्रेजी में शॉर्ट में हम बात करें तो इसको हम कहते हैं DAY, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो कब शुरू की गई थी, इसका पूरा नाम क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, डेट जरूर पूछा जाएगा कब लॉन्च हुआ था योजना। पुरानी योजनाओं नई योजनाओं सबको देखा जाएगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको। पहले प्रश्नों को देख लें। पूछ रहा है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र कहा जाता है। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में कालीन कहाँ बिना जाता है, वो है भदोही, मिर्ज़ापुर। ठीक है, भदोही और मिर्ज़ापुर में कालीन उत्पादन होता है। तो यहाँ किस मंडल की बात करते हैं, मिर्ज़ापुर जो है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत ही भदोही और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर आते हैं, तो ये जो है आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा सही जवाब। और यहाँ की जो कालीनें हैं वो विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली होती हैं। अब देखिए, ये पूछा गया है जनगणना से, तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से, यानी 1 में 2000 लिंगानुपात कितना था, 898 से 2011 में कितना हो गया, 2011 में कितना हो गया, 912। ठीक है, 912 जो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, और अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात कर ले, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, तो क्या कहेंगे इसको, 902। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 902 है, और इस तरह से लिंगानुपात, समान लिंगानुपात कितना है, 912। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, 3 जिले कौन कौन से हैं, जौनपुर है, जौनपुर, फिर उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। ये 3 जिले जो है अग्रणी जिले हैं जनसंख्या लिंगानुपात की दृष्टि से। कौन कौन, पहला स्थान किसका है, जौनपुर का, आजमगढ़ का और देवरिया का। ये जो है याद रखिएगा आप, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जिले लिंगानुपात कितना है, 912। पूरे भारत का लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो जानते हैं कितना है आप, 943। 943 जो है भारत का लिंगानुपात है, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 912। यानी कुल पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है, 31 कम है, 31 अंक कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक संख्या में हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में सर्वाधिक स्थान रखता है, तो चीनी मिलें सर्वाधिक होंगी, जाहिर है। और चीनी मिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है, ये भी आप जान लीजिए। तो सर्वाधिक चीनी मिलें जो है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है चीनी मिलों की संख्या में। तो ये पूछ रहा है कि किस तरह की चीनी मिलें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सर्वाधिक हैं, कुल कितनी चीनी मिलें हैं, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कुल 119 चीनी मिलें हैं। ठीक है, और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अब पहले स्थान, पहले महाराष्ट्र था, अब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो गया है। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, और चीनी उत्पादन में भी पहले स्थान पर है, और कुल 119 चीनी मिलें हैं। लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं, उसके दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कुछ त्रुटिपूर्ण पूछा गया था, ये प्रश्न ही गलत था, क्योंकि
ये कहा जा रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा। तो आप जानते हैं कि हर जिले में अधीनस्थ न्यायिक सेवा होता है। तो चंदौली जिला न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायिक कार्य करता है, पीलीभीत भी कार्य करता है, बांदा भी करता है और इटावा भी करता है। ये चारों जो है अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अंतर्गत शामिल हैं। तो फिर इसमें कैसे हम बता सकते हैं कौन सा एक अधीनस्थ न्यायिक सेवा में कार्य करता है? तो ये प्रश्न ही गलत था, इसलिए इस प्रश्न को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बीपीएल सूचियों में छूटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? यानी बीपीएल के अलावा भी अगर कुछ लोग बच जा रहे हैं तो उनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बीपीएल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई है। ठीक है, समाजवादी पेंशन योजना जो है शुरू की गई, ये उनके लिए है जो बीपीएल की सुविधाओं से वंचित हैं। कब शुरू की गई योजना ये? तो ये योजना शुरू की गई है 5 नवंबर 2014 को। 5 नवंबर 2014 को समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई है। क्लियर है? ये उनके लिए है जो बीपीएल परिवार बीपीएल के लाभ से वंचित हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? यानी ब्रिटिश शासन के दौरान यह पंजीकरण, भूमि का पंजीकरण कौन करता था, यही पूछने का इसका अभिप्राय है। तो उस समय भूमि पंजीकरण कार्य जो है लिपिक द्वारा किया जाता था। यानी ब्रिटिश शासन काल में आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश शासन काल में लेखपाल नाम का था ही नहीं। तो लेखपाल जब नाम था ही नहीं तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका? लिपिक। उस समय इसको लिपिक कहा जाता था जो भूमि का पंजीकरण करता था। काजी शब्द ब्रिटिश शासन काल में हो ही नहीं सकता। तो लेखपाल तो बाद में बना है। ये लेखपाल, पहले इसको पटवारी कहा जाता था लेखपाल को, अब वर्तमान नाम इसका लेखपाल है। लेकिन इस समय जो है ब्रिटिश काल में जो है लिपिक ही भूमि का पंजीकरण करता था। ठीक है, और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कौन करता है? तो लेखपाल करता है। अगर अब पूछा जाए आपसे कि भूमि का पंजीकरण कौन करता है, तो लेखपाल करता है। लेकिन जब ब्रिटिश काल की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा? लिपिक। क्लियर? यानी कि ब्रिटिश शासन काल में लिपिक जो है भूमि पंजीकरण करता था। वर्तमान में कौन कर रहा है? तो लेखपाल कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछ रहा है राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। कुल 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और अगर लोकसभा की बात करें हम लोग तो कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो अगर राज्यसभा की हम बात कर लें तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें अधिकतम होती हैं? 250। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुल कितने हैं? 245। आपसे पूछा जाए कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, तो 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। और अगर लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में ये भी हम लोग जान लें तो लोकसभा में 552 सदस्य जो है अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545 हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो आप 552 के स्थान पे 550 सही उत्तर लगाएंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक संशोधन के अनुसार यह संशोधन किया गया है कि अब टोटल 550 सदस्य ही होंगे। 2 एंग्लो इंडियन जो चुने जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियन, अब उनका मनोनयन बंद कर दिया गया है। इसलिए सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 550। अब ये पेट के परीक्षा में ये आपसे पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में कि अधिकतम सदस्य, तो उस समय तो मान लीजिए 552 ठीक है, आयोग ने माना है। लेकिन अब जो है पूछा जाएगा तो आप 550 सदस्य ही निशान लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 2015 राजस्व परीक्षा के लेखपाल के मॉर्निंग शिफ्ट का। अगले वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट देखेंगे और इस तरह से फिर हम चकबंदी लेखपाल में भी ग्रामीण जानकारी के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। तो ये था, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और इसे अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।